बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं हमारा जो नर्सिंग रिसर्च का कोर्स है उसका यूनिट नंबर 2। और इसमें पहले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एथिकल रिसर्च एंड अनएथिकल रिसर्च। ये बात मैं आपको थोड़ी सी समझा दूं कि हमारी ये जो स्लाइड्स हैं हम चाहते कि हम प्रोसीड करें। जो पहला यूनिट हमने जैसे कि डॉक्टर दीदार मोहम्मद साहब की हमने पढ़ा था, तो वही डॉक्टर दीदार साहब की जो स्लाइड्स है उसी से हम प्रोसीड करवाना चाहते हैं। और इसकी मेन रीजन ये है कि हमारे एग्जाम के लिए टाइम बहुत है और दिलदार साहब की जो स्लाइड्स है ये कम्प्रिहेंसिव है। ये ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जो नर्सिंग रिसर्च के है उसको जो है ना वो कम्प्लीटली ये कवर अप करते हैं। और ये हमारा जो कोर्स है ये 8 सेमेस्टर में भी हमारा होगा। तो इसी कोर्स को हमने जो है ना इन डेप्थ स्टडी करना होता है। ओके, एंड अदर एस्पेक्ट जो दूसरी स्लाइड्स है डॉक्टर सबिहा की, तो वो भी कम्प्रिहेंसिव स्लाइड्स है लेकिन वो बहुत ज्यादा टू द पॉइंट स्लाइड्स है। और इसमें जो है ना जो कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा ब्रीफ और कम्प्रिहेंसिव जो है ना उन्होंने मेंशन किए। लेकिन फाइनल टर्म एग्जाम के लिए आपने जो है ना उनके साथ और भी मटेरियल जैसे कि एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टेट वगैरह की स्लाइड देखनी होती है। लेकिन ये जो दिलदार साहब की स्लाइड्स है तो ये फाइनल टर्म एग्जाम को मुकम्मल तौर पे और कम्प्लीटली जो है ना ये कवर अप करते हैं। तो इसी वजह से जो है ना हम इन्हीं स्लाइड से जो है ना प्रोसीड करते हैं। टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन हम नर्सिंग रिसर्च की हर एक एस्पेक्ट जो है ना वो इन्हीं स्लाइड से कवर करेंगे। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले व्हाट इज एथिकल एंड व्हाट इज अनएथिकल रिसर्च। एथिक्स सबसे पहले क्या है? एथिक्स हम कहते हैं कि द नेचर ऑफ मोरालिटी एंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न ह्यूमन कंडक्ट। ये क्या होता है? ये मोरालिटी नेचर होता है। इसमें जो है ना मोरालिटी को डिस्कस करते हैं। मोरालिटी क्या होते हैं? जिसके थ्रू आप राइट और रंग को समझे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मोरालिटी एंड द प्रिंसिपल दैट गवर्न ह्यूमन कंडक्ट। और साथ में वो प्रिंसिपल इन एथिक्स में हम मेंशन करते हैं, पढ़ते हैं, जिनके थ्रू ह्यूमन कंडक्ट जो है ना ह्यूमन के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन वो चल रहे होते हैं। तो वो प्रिंसिपल जिसके थ्रू ह्यूमन इंटरेक्शन जो है ना वो इस्टेब्लिश है और साथ में वो इंटरेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंड रंग जो है ना जो इस्टेब्लिश है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं एथिक्स। एथिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। सबसे पहले ये फिलॉसफी का ब्रांच है। और फिलॉसफी आप समझते हो कि फिलॉसफी क्या होते हैं? ये अबाउट द नॉलेज, एग्जिस्टेंस, रीजन, लैंग्वेज एंड मोरालिटी। और मोरालिटी इसमें जो है ना एक पार्ट है जिसको जो है ना हम एथिक्स कहते हैं। ओके, which deals with the dynamics of decision making concerning what is right and what is wrong। तो ये फिलॉसफी का वो ब्रांच है जिसमें जो है ना हम डिसीजन लेते हैं लेकिन डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हम समझते हैं कि ये चीज राइट है और ये रॉन्ग है। ओके, तो ये फिलॉसफी का वो ब्रांच जिसमें हम डिसीजन बनाते हैं राइट और रॉन्ग के दरमियान। ओके, a chapter definition of research ethics, a worldwide principles of governing the way research involving interaction between the researcher and other humans or human issue or data relating to as design, manage and conducted। अब रिसर्च में एथिक्स का क्या काम है? रिसर्च में हम एथिक्स क्यों पढ़ते हैं? तो रिसर्च में एथिक्स का मेन काम क्या होता है कि रिसर्चर जो होता है, रिसर्चर और साथ में रिसर्चर जिनके साथ रिसर्चर के साथ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, चाहे वो पार्टिसिपेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स हो या जो है ना जो उन रिसर्च में जो इश्यूज डिस्कस होते हैं वही हो, या उस पार्टिसिपेंट्स में जो डेटा कलेक्ट की जाती है वही जिन रिसर्च में वो डेटा कलेक्ट की जाती है वही डेटा हो। लेकिन रिसर्चर और साथ में उनके साथ जो ह्यूमंस हो या ह्यूमन इश्यूज हो या डेटा हो, उनको जो है ना उनके दरमियान जो रिलेशन इंटरेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? टू इज डिजाइन, मैनेज एंड कंडक्टेड। वो जिन ह्यूमन बींग्स को, जिन ह्यूमन इश्यूज को, जिन डेटास को वो डिजाइन करते हैं, वो मैनेज करते हैं, वो कंडक्ट करते हैं। तो रिसर्चर और इन ह्यूमंस के दरमियान ये जो इंटरेक्शन होते हैं उसी इंटरेक्शन को हम जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ राइट एंड रॉन्ग डिफरेंशिएट करते हैं और इसी को हम कहते हैं रिसर्च एथिक्स। सिंपल ये कि रिसर्च एथिक्स में हम क्या करते हैं कि हमारी रिसर्च में जो रिसर्चर और उसकी पार्टिसिपेंट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होते हैं वो हम जांच पड़ताल इसी के करते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिसर्च एथिक्स। अब एथिकल और अनएथिकल रिसर्चेस कौन कौन सी है? एथिकल रिसर्चेस जो एथिकल या मोरालिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो अप करते हैं। अनएथिकल वो रिसर्चेस जो मोरालिटी प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। Ethical studies protect subjects and are carried out using scientific principles। Ethical studies कौन सी होते हैं? जिसमें जो है ना सब्जेक्ट
याद रखिए सब्जेक्ट हम किसको कहेंगे, पार्टिसिपेंट्स को। जो हमारी रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस पे हम रिसर्च करते हैं, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। ओके, तो एथिकल रिसर्च वो होते हैं, एथिकल स्टडी, जिसमें हम सब्जेक्ट या पार्टिसिपेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट हम कैसे करते हैं, हम उनसे इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, हम उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखते हैं, हम उनके एनानिमिटी का ख्याल रखते हैं। सारे प्रिंसिपल हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरह अपने सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। लेकिन जब हम सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करते हैं तो उसी को हम कहते एथिकल स्टडी एंड आर कैरिड आउट यूजिंग साइंटिफिक। और एथिकल स्टडी हम ऐसे नहीं करती कि कहाँ से भी जो है ना जैसे भी आप स्टडी करो ठीक है, नहीं, वो स्टडी जो आप प्योर साइंटिफिक प्रिंसिपल की बेसिस पे करते हो, साइंटिफिक रेगर का आप ख्याल रखते हो। साइंटिफिक रेगर क्या होता है कि जिसमें आप साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हो, डेटा को एक्यूरेटली जो है ना आप कलेक्ट करते हो और एक्यूरेटली आप एनालाइज करते हो, तो वो क्या होता है, वो साइंटिफिक रेगर होता है। ओके, तो उसी साइंटिफिक रेगर की जो है ना आप उसमें ख्याल रखते हो, तो उसको हम कहते हैं एथिकल स्टडी। अब अनएथिकल स्टडी कौन कौन सी है, ओके, एलिमेंट्स ऑफ एथिकल ये वाली नीचे है, हम पढ़ेंगे। अनएथिकल स्टडी कौन सी होती है, जिसमें आप मोरालिटी के ख्याल नहीं रखते, और वो होते हैं साइंटिफिक मिसकंडक्ट, उसको हम कहते हैं अनएथिकल रिसर्च या साइंटिफिक मिसकंडक्ट। अब साइंटिफिक मिसकंडक्ट कौन कौन सी है, जिसपे आप साइंटिफिकल प्रिंसिपल जो है ना उसका ख्याल नहीं रखते। अब ये कौन कौन सी होते हैं, जिसमें फ्रॉड आता है साइंटिफिक मिसकंडक्ट में। फ्रॉड क्या होता है कि आप इंटेंशनली जो है ना आप डिसेप्शन करो चीज को जो है ना, या आप रिजल्ट को गलत जनरेट करो, या किसी चीज को आप इंटेंशनली अपने इंटरेस्ट के बेस पे जो है ना आप उसको करो। फ्रॉड सिंपल मीन धोखा आप करते हो, या रिसर्च प्रोटोकॉल वायलेशन, रिसर्च की जो वायलेशन है उसको जो है ना आप क्या करते हो, आप उसके खिलाफ जाते हो। साथ में फेब्रिकेशन, फेब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, फॉर्गिंग ऑफ डेटा, ये हम डिटेल में जो है ना बाद में पढ़ेंगे। जो हमारा लास्ट पार्ट होगा उसमें हम डिटेल से फेब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, फॉर्गिंग ऑफ डेटा। लेकिन ये क्या होता है, ये साइंटिफिक मिसकंडक्ट होता है, जिसमें जो है ना आप चीजों को अपनी तरफ से बनाते हो, या रिजल्ट अपनी तरफ से बनाते हो, या टोटल ऑब्जर्वेशन अपनी तरफ से जो है ना वो असल में ओरिजिनली होती नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से जो है ना एक इलीगल या एक फॉल्सिफाई रिजल्ट जो है ना आप जनरेट करते हो, तो वो क्या होता है, वो फेब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, फॉर्गिंग ऑफ डेटा, जिसकी जो है ना हम डिटेल से लास्ट पार्ट में जो है ना डिस्कस करेंगे। साथ में प्लेजरिज्म, आप दूसरों के आइडियाज चुराते हो, उससे बगैर परमिशन के आप दूसरों के आइडिया जो है ना वो क्या करते हो, वो आप चुराते हो, तो प्लेजरिज्म होता है। पुटिंग सब्जेक्ट एट रेस्ट विदाउट कंसेंट, आप जो है ना पेशेंट से अपने कंसेंट नहीं लिया है, लेकिन आपने उसको रिस्क में डाला है। रिस्क में किस तरह डाला है कि आपने उनको कोई मेडिसिन है उस पर जो है ना आप रिसर्च करते हो, और आपने जो है ना बगैर उसकी परमिशन के उनको वही मेडिसिन दी है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन आपने उनको दिए, तो ये पुटिंग सब्जेक्ट है, रिस्क है। ओके, अच्छा, फिर एलिमेंट्स ऑफ एथिकल रिसर्च कौन से होते हैं कि आप जो है ना ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करते हो, ये एथिकल रिसर्च है। किस तरह प्रोटेक्ट करोगे, कौन कौन सी पार्ट्स है, तो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग इन्फॉर्म कंसेंट, आप जो है ना पेशेंट को इन्फॉर्म कंसेंट जो परमिशन आप उससे लेते हो अबाउट द प्रोसीजर्स, अब उसको जो है ना समझाते हो कि ये जो है ना इसके रिस्क है, ये बेनिफिट्स है, आपने करना है या नहीं करना। अंडरस्टैंडिंग इंस्टीट्यूशनल रिव्यू ऑफ रिसर्च, रिव्यू आप रिसर्च को जो है ना वो आप अंडरस्टैंड करते हो। रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड मॉनिटाइजिंग रिसर्च दैट इन्वॉल्व्स ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स। आईआरबी या इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड क्या होता है कि ये आपकी जो रिसर्च होता है उसको क्या करते हैं, उसको रिव्यू करते हैं कि आया वो रिसर्च जो है ना वो एथिकल प्रिंसिपल पे पूरा उतरते या नहीं उतरते। ओके, तो आप उनसे जो है ना परमिशन लेते हो, तो ये आपका रिसर्च जो है ना वो एथिकल बन जाता है। बैलेंसिंग बेनिफिट्स एंड रिस्क इन स्टडी, और साथ में जो है ना आप बैलेंसिंग बेनिफिट्स और रिस्क जो है ना उसका आप रेशियो लेते हो कि रिस्क कहीं ज्यादा तो ना हो जाए, तो बेनिफिट्स हमेशा आप रिस्क से कम लेते हो। तो ये रेशियो जब आप बैलेंसिंग आप इन दोनों की करते हो, तो ये भी क्या होता है, ये एथिकल रिसर्च होता है। ओके, अच्छा, अब इंट्रोडक्शन। मोस्ट रिसर्च, अब रिसर्च हम क्यों करते हैं या एथिकल रिसर्च हम क्यों करते हैं। मोस्ट रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन बीइंग इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स एडवांसिंग ह्यूमन लाइफ। अब ज्यादातर रिसर्च हम इसलिए करते हैं ताकि हम क्या करें, हम ह्यूमन वेलफेयर को और भी एडवांस करें। हम मेडिसिन का अगर तजुर्बा करते हैं, आप पेशेंट पे कोई इन्वेस्टिगेशन रिसर्च वगैरह करते हो, हाइजीन पे कोई रिसर्च करते हो, तो उसका मेन एम क्या होता है कि आप ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करें, आप नॉलेज को एक्सप्लोर करें, साइंटिफिक नॉलेज को और भी एक्सप्लोर करें कि ये वाले प्रोसीजर्स है, इसकी वजह से क्या होता है।
डायबिटिक किस तरह कंट्रोल होता है, हार्ट डिजीजेस किस तरह कंट्रोल होते हैं। तो आप नॉलेज को एक्सप्लोर करते हो एंड अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट करते हो, लोगों को समझाते हो कि ये प्रोसीजर ये बेस्ट है, ये नहीं है, ये वाला करना है, ये काम ये नहीं करना। एंड आर टुवर्ड्स द स्टडी ऑफ सोशल और कल्चरल डायनामिक, और साथ में जो है ना आप क्या करते हो, आप सोशल और कल्चरल डायनामिक की स्टडी भी जो है ना वो आप प्रमोट करते हो, जिसमें जो है ना ह्यूमन बिहेवियर आता है, सोशल ट्रेंड आता है, तो उसी के बारे में भी आप अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो क्रिएट करते हो। वो थ्रू रिसर्च होता है। ओके, researchers have a clear responsibility to ensure that they recognize and protect the rights and general well-being of their participants. अब रिसर्चर का क्या होता है, इसका क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू इंश्योर दैट दे रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्ट द राइट्स एंड जनरल वेलबींग। रिसर्चर का काम क्या होता है, उसका क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होता है कि वो जो है ना वो क्या करे, जो जनरल है, जो पार्टिसिपेंट्स है, उनके राइट्स और उनके वेल बीइंग का वो क्या करे, वो प्रोटेक्ट करे, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करे, उनकी वेल बीइंग जो है ना वो प्रोटेक्ट करे। ये रिसर्चर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द रिसर्च। आपका रिसर्च जो भी हो, जिस चीज पे, चाहे वो सेंसिटिव टॉपिक हो चाहे वो नहीं हो, लेकिन आपने पार्टिसिपेंट का ख्याल रखना है, पार्टिसिपेंट को आपने हार्म नहीं करना। फॉर दिस रीजन दैट एथिकल फ्रेमवर्क्स हैव बीन डेवलप्ड टू स्ट्रेंथन रिसर्च प्रैक्टिस। तो इसी वजह से जो है ना क्या होते हैं, एथिकल फ्रेमवर्क डेवलप हो गया, और एथिकल फ्रेमवर्क इसलिए डेवलप हो गया कि रिसर्च प्रैक्टिस को आप और भी जो है ना स्ट्रेंथन करें। अब एथिकल फ्रेमवर्क क्या है, इसमें जो है ना हम मेनली 3 चीजों की जिक्र करते हैं, और ये हम इन डिटेल नेक्स्ट में पढ़ेंगे। 3 एथिकल फ्रेमवर्क में 3 चीजें होते हैं, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन जिसको हम ऑटोनॉमी कहते हैं, बेनिफिशियन जिसको आप जो है ना बेनिफिट्स देते हो, हार्म नहीं देते हो पेशेंट को या पार्टिसिपेंट को, और जस्टिस आप फेयरली जो है ना लोगों को पार्टिसिपेट करते हो। तो ये 3 चीजें क्या होती है, ये एथिकल प्रिंसिपल, ये एथिकल फ्रेमवर्क है, और इसी के थ्रू जो है ना आप क्या करते हो, रिसर्च प्रैक्टिस को स्ट्रेंथन करते हो। ओके, अच्छा, हिस्टोरिकल रिव्यू क्या है, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन हैज बीन कंडक्टेड इवन बिफोर 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी पहली एक्सपेरिमेंटेशन होती थी ह्यूमन पे। हाउएवर द एथिकल एटीट्यूड ऑफ रिसर्चर ड्रॉन द इंटरेस्ट ऑफ society only after 1940s because of the human exploitation in several cases। लेकिन एथिकल एटीट्यूड कब डेवलप हो गई रिसर्च में, जब 1940s के बाद सेवरल एक्सप्लॉयटेशन हो गई ह्यूमन की रिसर्चेज में जो है ना बहुत सारी ह्यूमन बीइंग जो है ना वो जाया हो गई। तो इसके बाद फिर एथिकल एटीट्यूड डेवलप हो गई। प्रोफेशनल कोड्स एंड लॉज वर इंट्रोड्यूस। अब प्रोफेशनल कोड्स डेवलप हो गए। प्रोफेशनल कोड्स सेट प्रिंसिपल एस्टेब्लिश बाय ऑर्गेनाइजेशन विद इन स्पेसिफिक फील्ड। आपकी स्पेसिफिक फील्ड में जो कोड्स आप एथिक्स होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल कोड। मीन कि नर्सिंग के अपने कोड्स ऑफ एथिक्स होते हैं, पैरामेडिक्स के अपने होते हैं, फार्मेसी के अपने होते हैं, एमबीबीएस बीडीएस के अपनी कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, इंजीनियरिंग रिसर्च के अपनी कोड ऑफ एथिक्स होते हैं। तो हर एक प्रोफेशन का अपनी कोड ऑफ एथिक्स होते हैं, और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो एस्टेब्लिश करते हैं। दूसरी लॉज होते हैं, लॉज जो गवर्नमेंट जो है ना जो इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपने जनरली आपने रिसर्च करना है तो आपने कौन सी फ्रेमवर्क को फॉलो करना है, तो वो लॉज होते हैं। और इंट्रोड्यूस सिंस देन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट साइंटिफिक अब्यूजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ये साइंटिफिक लॉज, ये प्रोफेशनल कोड्स और लॉज क्यों एस्टेब्लिश होगी, ताकि ह्यूमन लाइफ को जो है ना आप साइंटिफिक रिसर्च में जाया न करो। ओके, अच्छा, अब कौन कौन सी ऐसी वो हो गई थी, जैसा कि हमने पढ़ा कि सेवरल एक्सीडेंट्स ऐसी हुई थी जिसमें जो है ना एथिकल ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन हो गया था। तो कौन कौन सी इवेंट्स थी जिसमें जो है ना ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन हो गया था। हिस्टोरिकली इवेंट्स इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ एथिकल कोड्स एंड रेगुलेशन, जिसकी वजह से वो इवेंट जिसकी वजह से एथिकल कोड्स और रेगुलेशन डेवलप हो गई। तो सबसे पहले नाजी मेडिकल एक्सपीरियंस था। नाजी मेडिकल एक्सपीरियंस ये वर्ल्ड वार 2 के दौरान नाजी डॉक्टर्स थे उस एरिया के, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कैदियों पे। जो कैदी थी वर्ल्ड वार 2 की, जो कैदी प्रिजनर थी, तो उन पे एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट किया था डेडली एक्सपेरिमेंट उन पे किया। मतलब ये कि ह्यूमैनिटी का क्या कोई ख्याल नहीं रखा, उनको कभी एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए जो है ना उनको डिस्क्लोज किया जाता था, कभी जो है ना बायोलॉजिकल वेपन उस पर जो है ना वो बायोलॉजिकल वेपन्स को एक्सपोज किया जाता था। तो ऐसी सर्कमस्टांसेस में जो इनह्यूमन एक्ट्स थे उन पे जो है ना इनह्यूमन रिसर्च शुरू की गई। तो इसी की वजह से जो है ना फिर इसके खिलाफ फिर आ गया इन रिस्पांस न्यूरेमबर्ग कोड एस्टेब्लिश हो गई इन ही नाजी मेडिकल एक्सपीरियंस। और न्यूरेमबर्ग कोड ने यही एक्सप्लेन किया
कि आपने जो है ना ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है आप। और न्यूरेमबर्ग कोड क्या था, इन्होंने एथिकल एटीट्यूड जो है ना वो डेवलप किए थे, जो नेक्स्ट पार्ट में जो है ना हम इन डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, अच्छा फिर ट्यूस्केगी साइपेलिस स्टडी। अब ये जो ट्यूस्केगी एक एरिया था, तो वहाँ पे यूएस पब्लिक हेल्थ कंडक्टेड स्टडी ऑन अनट्रीटेड साइपेलिस। अनट्रीटेड साइपेलिस में जो है ना इन्होंने ट्यूस्केगी के जो पीपल लोग थे उन पे एक रिसर्च इन्होंने कंडक्ट किया। और वो क्या, वो जो है ना बगैर इन्फॉर्म कंसेंट की, इनकी उनसे कोई कंसेंट वगैरह नहीं लिया था, और उस पर जो है ना अनट्रीटेड साइपेलिस की ट्रीटमेंट वगैरह की एक्सपेरिमेंट उन्होंने शुरू किया, और इसी की वजह से जो है ना वही लोग बहुत ज्यादा सफर्ड हो गए। ओके, फिर जो है ना वेलो ब्रोक स्टडी। वेलो ब्रोक स्टडी ये भी इंटेंशनली इन्फेक्टेड द डिसेबल्ड चाइल्ड विद हेपेटाइटिस विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट। अब ये जो वेलो ब्रोक स्टडी था, तो इनमें उन्होंने जो डिसेबल लोग थे, डिसेबल चिल्ड्रन थे, तो उनको इकट्ठा किया और उस पर जो है ना इन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट की। और वो एक्सपेरिमेंट किया थी, इनको जो है ना हेपेटाइटिस की मेडिकेशन वगैरह, हेपेटाइटिस बीमारी जो है ना, बीमारी को इन लोगों, ये बच्चे जो है ना ये एक्सपोज की गई कि उन पे क्या इफेक्ट्स है, और ये भी बगैर इन्फॉर्म कंसेंट की था, जिसकी वजह से जो है ना वही डिसेबल्ड चिल्ड्रन जो है ना वो सफर हो गई। फिर जेविश क्रॉनिक डिजीज हॉस्पिटल स्टडी, और ये किया था, ये इन्होंने इंजेक्टेड द कैंसरियस सेल टू एल्डरली पेशेंट विदाउट इन्फॉर्म कंसेंट। जो एल्डर पेशेंट थे, तो उनको बगैर इन्फॉर्म कंसेंट के इन्होंने क्या, इन्होंने जो है ना कैंसरियस सेल जो है ना वो इनको इंजेक्ट की कि ये क्या असरात मुरतब करते हैं इन्हीं एल्डरली पेशेंट पे। मेनली ये कि ये लोग समझते थे कि ये प्रिजनर है, या जो है ना या चिल्ड्रन है, या एल्डर लोग हैं, तो ये जो है ना वैसे भी खत्म होने वाले हैं, तो हम इन पे क्यों ना एक्सपेरिमेंट करें, चाहे उन एक्सपेरिमेंट से जो है ना उनका जान भी क्यों न जाए। तो ये क्या था, ये इनह्यूमन एक्ट्स थी, और इन्हीं इनह्यूमन एक्ट्स के खिलाफ फिर जो है ना क्या हो गई, फिर एथिकल प्रिंसिपल जो है ना वो एथिकल कोड्स ऑफ रिसर्च जो है ना वो क्या हो गई, वो डेवलप हो गई, जिनको जो है ना हम नेक्स्ट पार्ट में इन डिटेल पढ़ेंगे, जो न्यूरेमबर्ग कोड है और जो डिक्लेरेशन ऑफ हेलसिंकी है। तो इंशाल्लाह ये हम फिर नेक्स्ट पार्ट में इन डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।